चलिए आप इधर ध्यान दीजिए। आज हमारा टॉपिक जो है कनेक्टेड मोशंस। कनेक्टेड मोशंस या जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट मोशन। दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स एक साथ एक दूसरे से अटैच रहेंगे। किसी एक ऑब्जेक्ट का मोशन होगा जिसके कारण दूसरे ऑब्जेक्ट का भी मोशन हो जाएगा। तो हमें कभी कभार सिस्टम का या कभी किसी एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, कभी दो ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाता है, तो कभी दो ब्लॉक्स के बीच में जो धागा बना होता है उसमें टेंशन पूछा जाता है। तो ऐसे अलग अलग तरह से सवाल आते हैं। ये ऐसा पार्ट है जो इजीएस्ट भी है और टफेस्ट भी है ना। इसको हम लोग आसान से आसान भी कर सकते हैं इसको, और लेवल भी बढ़ाते 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 इसको काफी टफ तक ले जा सकते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर में से ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं इसी पार्ट पे से आते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा खास ध्यान देना है इसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कनेक्टेड मोशन या जिसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट मोशन। मैं पूरे जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं कनेक्टेड मोशन में उसे मैं क्लासिफाई करता हूं इनटू टाइप्स। तो देखो टाइप वन में क्या होता है कि आपके पास कभी दो से ज्यादा ब्लॉक्स इस तरह से एक के साथ एक अटैच्ड रखे जाते हैं, कभी तीन भी ब्लॉक्स होते हैं। ओके, मास M1, मास M2 एंड सो ऑन, इस तरह से। यस प्लीज। यहां पे आप किसी एक ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पूरे सिस्टम मूवमेंट होता है एक साथ। पूरे सिस्टम का क्या होता है? मूवमेंट एक साथ, जिसको मैं ये कहता हूं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन में आ चुका है। कहाँ में आ चुका है? एक्सेलरेशन में। ये बात समझ में आपको? ठीक है। फिर आता है टाइप 2। इसमें क्या होगा? दो या दो से ज्यादा ब्लॉक्स, तीन भी हो सकते हैं, एक रस्सी से अटैच्ड रहेंगे। ओके, और दूसरे रस्सी से आप फोर्स लगा के इसको खींचेंगे। दे देता हूं चलो नाम इनको M1, M2, M3, M1, M2। तो होगा क्या, जब मैं इस रस्सी से M2 ब्लॉक को खींचूंगा तो M2 ब्लॉक क्या करेगा बेटा? M1 ब्लॉक को खींचेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच M1 ब्लॉक में यहां पर एक तनाव पैदा हो जाता है, रस्सी में तनाव पैदा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंशन, है ना। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, ये आपका एक चेयर है और मैंने क्या किया, यहां पे इस तरह से इस चेयर को किसी रस्सी से बांधा, है ना, और मैं क्या करूंगा इससे, अब इसको इस साइड में खींचूंगा। तो भैया इस रस्सी में क्या आ जाएगा? टेंशन आ जाएगा, तनाव आ जाएगा। इस पार्टिकल को, हाँ, तो इस पार्टिकल को क्या लगेगा कि कोई तो भी उसको इधर खींच रहा है। इस पार्टिकल को क्या लगेगा? इधर खींच रहा है कोई तो भी इसको। तो इसीलिए आपका टेंशन यहां पर इस तरह से रहता है। जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, अगर रस्सी मासलेस है, गौर से सुनना मेरी इस बात को, बहुत गौर से सुनना। अगर रस्सी मासलेस है तो टेंशन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम रहेगा, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हाँ, तो भाई कैसा है टेंशन इन द स्ट्रिंग? जो मैं कह रहा था बेटा कि यहां अगर रस्सी मासलेस है तो टेंशन लगातार कैसा रहेगा? सेम। मगर रस्सी में अगर मास रहा तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग आएगा, है ना। और वो कैसे आएगा हम उसमें बताएंगे आपको। टाइप 2 से ही जुड़ा हुआ एक और सिस्टम है। उसमें क्या होता है कि एक ब्लॉक होता है M1 और एक स्प्रिंग से अटैच्ड होता है दूसरे ब्लॉक से, और किसी दूसरे ब्लॉक को हम लोग क्या करते हैं बेटा? फोर्स लगाते हैं। यहां स्ट्रिंग था, यहां स्प्रिंग है, ये याद रखना। अच्छा देखो, आपको क्या लगता है M1 के मोशन में क्या फर्क आएगा जब मैं इस M2 ब्लॉक को खींचूंगा? तो मान लो यहां रस्सी थी,
तुमने M2 ब्लॉक को किसी रस्सी से खींचे, M1 ब्लॉक आगे बढ़ा, तुमने M2 ब्लॉक को भी खींचे, यहां पर भी खींचे, मगर यहां पर स्ट्रिंग के जगह स्प्रिंग है। अब क्या बदलाव आएगा, क्या चेंज आएगा, एक एक करिए। हाँ अभी आप नहीं हिलेगा जगह से, इसमें इसमें स्प्रिंग वाले केस में। अच्छा हाँ ओके, इनका कहना था M1 शुरुआत में नहीं हिलेगा, कहना चाहते हैं, है ना? सही कहा आपने, बिल्कुल शुरुआत में। और बताइए, और कुछ इलेबोरेट करना चाहेंगे कोई? बोलो और बोल, बेझिझक बोल, बिंदास बोला करो यार। बी वोकल इन माई क्लास, आप बिल्कुल बेझिझक बोला करो, आपको जो लग रहा बोला करो। क्या लगता है? हाँ इफ्रा, आपको क्या लग रहा है? स्प्रिंग एक्सपांड होगा, जिसकी वजह से M1 शुरू में मूव नहीं होगा, है ना? मगर यहां पर क्या होगा, M1 शुरू से मूव होगा। ये बात जैसा आप लोगों ने बिल्कुल सही कही। यहां जब मैं M2 ब्लॉक को मूव करूंगा उसी वक्त M1 ब्लॉक मूव होगा, मगर यहां मामला कैसा है, M2 ब्लॉक आगे बढ़ जाएगा, है ना? मगर M1 ब्लॉक उसी वक्त हिलेगा कि वहां से बस स्प्रिंग खींचता रहेगा, खींचता रहेगा, खींचता रहेगा। एक वक्त आएगा जब वो काफी ज्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद M1 ब्लॉक आएगा, और आपको शायद मालूम हो वो बड़ी तेजी से आएगा, है ना? तो इतना समझ में आता है, गौर से सुनना मेरी बात को। यहां पे स्ट्रिंग वाले केस में सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होता है, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होता है ना? मगर इस मामले में इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन अलग अलग होता है। दोनों का ब्लॉक का एक्सेलरेशन कैसा होता है, अलग अलग होता है, और वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, आगे जाके हम देखेंगे उसके बारे में। आई बात समझ में फिलहाल? ठीक है, अब चलो हम बढ़ते हैं आगे टाइप 3 में। टाइप 3 में क्या होगा? अब टाइप 3 में यहां पे किसी ब्लॉक को किसी रस्सी की मदद से ऊपर खींचा जाएगा या नीचे ले जाया जाएगा। जैसा कि अगर मैं कहूं कि मान लो ये टाइप 3 में एक ब्लॉक है इस तरह से ऑफ मास M1, ये दूसरा ब्लॉक है से ऑफ मास M2, मे बी एक और ब्लॉक हो सकता है ऑफ मास M3। आप फोर्स F लगा रहे हैं, कभी ये एक्सेलरेशन A से ऊपर जाएगा या कभी ये एक्सेलरेशन A से नीचे जाएगा, दोनों भी पॉसिबिलिटी है। और कभी कभार वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी ऊपर जाएगा, है ना? तो ये सारी बातें डिटेल में तो हम लोग जब लेंगे, अभी तो सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जब ये सारी बातों को डिटेल में लेंगे तो आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आता है बेटा टाइप 4। अब यहां से शुरू होता है पुली सिस्टम, यहां से पुलिस का शुरुआत होती है। जैसा कि अगर मैं कहूंगा एक हॉरिजॉन्टल टेबल होगा, मास M1 होगा, यहां एक पुली रहेगी। पुली मालूम है किसको बोलते हैं? हाँ, चरखी को। चरखी आती है ना, कुएं में आपने देखे होंगे पानी खींचते वक्त रस्सी डाल के आप खींचते, है ना? तो अगर एक पुली रहेगी तो उस तरह से एक सिस्टम है यहाँ पे, तो एक ब्लॉक इधर लटका रहेगा, एक ब्लॉक इधर लटका रहेगा। ये सरफेस ज्यादातर तो स्मूथ होता है, मगर फ्रिक्शन टॉपिक जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि ये सरफेस वहां पर रफ लिया है मैंने। ओके, टाइप 4। अब देखो टाइप 5। टाइप 5 में क्या होगा? फिर से हॉरिजॉन्टल टेबल होगा, जैसे यहां हॉरिजॉन्टल टेबल था वैसे ही हॉरिजॉन्टल टेबल फिर से होगा। यहां पे पुलीज अटैच्ड रहेंगी, बीच में एक ब्लॉक रखा जाएगा से ऑफ मास कैपिटल M। और देखो बेटा, यहां से एक मास लटकाया जाएगा, यहां से दूसरा वाला मास लटकाया जाएगा। इनमें से कोई एक मास ज्यादा होगा जिसकी वजह से उनका पूरा मोशन होगा, और फिर मोशन होने की वजह से आप एक्सेलरेशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग वो सब निकाल पाएंगे। टाइप 6 में क्या हो जाएगा? फिर से टेबल ही रहेगा, मगर थोड़ा सा एक मामूली सा बदलाव रहेगा। वो टेबल हल्का सा इंक्लाइंड होगा एट सर्टेन एंगल थीटा, और आपकी पुली यहां अटैच्ड होगी, मास M1 और ये मास M2। अब होगा क्या, जब ये नीचे जाएगा तो भाई ये ऑफकोर्स ये अपोज करेगा, वो आगे की बात है। इनमें से फिर आपको दोनों ब्लॉक्स मूव होंगे एक साथ, आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा पूरे सिस्टम का, तो कभी कभी इंडिविजुअल ब्लॉक का। देखो इसको छोड़कर हर मामले में इंडिविजुअल ब्लॉक का एक्सेलरेशन वही है जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है, याद रखना।
मैंने क्या कहा, इसको छोड़कर हर मायने में जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वही इंडिविजुअल ब्लॉक्स का भी एक्सेलरेशन। तो मैंने मान लो कि फॉर एग्जांपल पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बोला अच्छा m1 का कितना होगा 2, m2 का कितना होगा, m3 का भी कितना होगा 2। ये बात याद रखना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं टाइप 7। तो टाइप 7 में क्या होगा, यहां से दो तरह से इंक्लाइंड सरफेस होंगे, एक इधर भी है और एक इधर भी है। इसका मास m1, इसका मास m2। रस्सी यहां से जाएगी, यहां से अटैच होगी, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2। ये टाइप 7। अब देखो बेटा टाइप 8। टाइप 8 में क्या होगा, यहां पर एक पुली अटैच्ड होगी और यहां से एक रस्सी जाएगी और यहां से एक मास m1 लटका होगा और यहां से दूसरा मास m2 लटका होगा। ऑफ कोर्स इसमें से एक ज्यादा एक कम होगा, जिसकी वजह से मोशन होगा, फिर सिस्टम का आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा इसके अंदर बेटा। फिर आता है टाइप 9, जिसको मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, मूवेबल पुली सिस्टम। इसमें पुली जो है वो खुद मूवेबल होती है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं उसका, बताता हूं आपको ऑलमोस्ट कैसा होता है वो। एक एग्जांपल, वैसे तो बहुत वेरिएशंस होते हैं इसके अंदर। देखो m1 ब्लॉक, ये पुली, m2 ब्लॉक, ये मान लो m3 ब्लॉक। तो ये मूवेबल पुली सिस्टम। मूवेबल पुली सिस्टम ज्यादातर जेई वालों के लिए होता है इंपॉर्टेंट, और बाकी का तो नीट में ही बाकी सब आ सकते हैं। वो भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, मगर वो अगर आप देखेंगे उसकी रेंज जो है बहुत हायर तक के हैं। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। इसमें भी है, ऐसा नहीं है तुमको जो लग रहा है एग्जैक्ट ऐसा तो ऐसा एग्जैक्ट ऐसी छोड़ना, ऐसा नहीं है। बहुत सारे वेरिएशन है, कभी यहाँ पर 2 ब्लॉक तो कभी यहाँ पर 2 ब्लॉक, कभी यहाँ पर ब्लॉक के अलावा एक फोर्स लगता है, बहुत अलग अलग वेरिएशन आते हैं। तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है इसमें, मगर ये मेन मोटा मोटा जो कहा जाएगा एक बेसिक आपका इस तरह का है। तो हमें ये पूरे टाइप्स स्टडी करना है। बहुत आसान है, अगर उसका बेसिक प्रिंसिपल आप सीख लोगे तो बहुत आसान है और इंजॉइंग है, मतलब मजा आता है इसको सॉल्व करने में, इजीली आ जाता है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। पहले मैं आपको पूरा एक एक्चुअल मेथड बताऊंगा, इसको कैसे रूल्स है, क्या लॉज है, कैसे रूल लगा के क्या लॉज लगा के इसको सॉल्व करते हैं। फिर बाद में हर एक प्रॉब्लम के साथ मैं उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते चले जाऊंगा, है ना। लॉज जानना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो प्रॉब्लम में ट्विस्ट आया तो वहां शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगा, तुमको वहां पर लॉज अप्लाई करना पड़ेगा, रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा। लॉज भी बोलना गलत हो जाएगा, रूल्स अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और शॉर्ट ट्रिक काफी जगह पे वर्क कर जाता है। नीट में चांसेस ऐसे है कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएगा, नीट में तो बस बेसिक लेवल पे आएगा, मगर जेई वालों को इस पार्ट को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, अब पूरा कॉपी करूं। देखो टाइप 1 में क्या होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। 3 ब्लॉक्स एक तरह से यहां पर अटैच्ड है, और होगा क्या, जब मैं ये ब्लॉक को ढकेलूंगा तो मैं फोर्स F जो लगा रहा हूं पूरे सिस्टम पे लगा रहा हूं, मगर हालांकि वो फिलहाल फील किसको हो रहा है, पहले m1 ब्लॉक को फील हो रहा है। फिर m1 ब्लॉक क्या करता है, जो फोर्स उसको फील हुआ उसका कुछ हिस्सा वो m2 ब्लॉक को लगाता है। तो यहां पर वो क्या करेगा, उसको पुश करेगा विद द फोर्स n12 या सॉरी n21, फोर्स एक्सपीरियंस बाय सेकंड ब्लॉक ड्यू टू द फर्स्ट ब्लॉक। फिर अब देखो, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब ये इसे पुश करेगा तो ये सेकंड वाला ब्लॉक क्या करेगा, अपने मोशन को रेजिस्ट करेगा, है ना, वो आगे बढ़ना नहीं चाहेगा। तो भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर खड़ा हूं और कोई मुझे ऐसा पुश करता है, अब सामने वाले को पूरी ताकत लगा के पुश करना पड़ेगा। क्यों, कि मैं उसको ऐसा डायरेक्शन, पिछले डायरेक्शन में अपोज कर रहा था क्या, नहीं। जब वो आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फोर्स लगाता है ना, तो मेरी बॉडी उसको क्या देती है, एक रिएक्शन फोर्स देती है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वही होता है बेटा, ये m2 ब्लॉक क्या करता है, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स देता है, जिसको मैं कहूंगा n12। n21 और n12 की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच इन दोनों के बीच में जो एक दूसरे को ढकेलने वाला जो फोर्स है, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा नॉर्मल रिएक्शन, आप इसको n12 भी बोल सकते
और N2 1 भी बोल सकते हैं, या नहीं मन कर रहा कुछ और नाम दे दो, N1 नाम दे दो, N2 नाम दे दो, कुछ भी नाम दो चलेगा। अब इसी तरह से आपके ये जो अप्लाइड फोर्स है उसका कुछ हिस्सा यहां पर भी आता है कि M2 ब्लॉक क्या करेगा, M3 ब्लॉक को पुश करेगा और फोर्स लगाएगा N32, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द थर्ड ब्लॉक ड्यू टू द सेकंड ब्लॉक। फिर आपका M3 ब्लॉक अपने मोशन को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा और वो वापस फोर्स लगाएगा इधर डायरेक्शन में, जिसको मैं कहूंगा N23, क्या नाम दूंगा बेटा मैं इसको, N23। रिमेंबर वन थिंग, N32 और N23 की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेम होती है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं नॉर्मल रिएक्शंस आते हैं। इसमें अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो देखिए यहां पर बेटा क्या है, 3 blocks of masses 3 kilogram, 2 kilogram and 1 kilogram are placed side by side on a smooth horizontal surface as shown in figure. A horizontal force of 12 Newton is applied on the 3 kilogram block. Find the net force on the 2 kilogram block and normal reaction between each block. तो आपको नेट फोर्स भी निकालना है और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ईच ब्लॉक भी निकालना है। तो चलो सब चीजों के लिए सबसे पहले मुझे तो क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको चाहिए नेट अप्लाइड फोर्स अपॉन नेट मास ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लगा, 12 न्यूटन का, है ना। और पूरे सिस्टम का मास क्या है बेटा, 3 + 2 + 1 यानी कि 6, 3 + 2 + 1 यानी कि 12/6। तो मैं कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन कितना है मेरा, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। आया समझ में बेटा आपको, ये तो आंसर आ गया। अब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। मान लो यहां का नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास N1 है और यहां का नॉर्मल रिएक्शन मेरे पास N2 है। जरा बताओ N1 क्या होगा फिर। N1 कितने डब्बों को ढकेल रहा है, 2 डब्बों को। मासेस क्या है, 2 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम। ऐड करूंगे मासेस को, 2 + 1, समझे कि नहीं समझे बेटा। अब उसका एक्सेलरेशन कितना है अपना, 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। या फिर मैं अभी का सिंबल डाल देता हूं, नहीं तो बोलते हूँ कौन सा 2 है। तो दोनों मासेस को ऐड किया, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ये मेरे पास N1 की वैल्यू आ गई। सिमिलर टू दैट मुझे N2 भी निकालना है। अच्छा, N2 कितने डब्बों को ढकेल रहा है, एक। कितना मास है उसका, 1 मल्टीप्लाई बाय A। तो N2 इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2। N2 इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, 2 न्यूटन। ये आ गई N2 की वैल्यू। अब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक। देखो 2 किलोग्राम ब्लॉक को इस साइड से N1 फोर्स लग रहा है और इस साइड से N2 फोर्स लग रहा है। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन 2 किलोग्राम ब्लॉक विल बी N1 - N2, जो कि क्या हो जाएगा बेटा, 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। इसके अलावा एक और मेथड है जो मैंने आपको बताया था, वो मेथड भी यूज कर सकते हैं आप, कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द 2 किलोग्राम ब्लॉक क्या होगा। ब्लॉक का मास कितना है बेटा, 2 kg। ब्लॉक का मास कितना है, 2 kg। उसको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि A से। देखो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 2 यानी कि वो क्या हो गया, 4 न्यूटन। तो देखो बेटा एक ही जवाब मैंने 2 तरह से निकाल के बताया आपको, एक ये मेथड या फिर वो मेथड। समझ में आया, चलो ठीक है।